कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु और हुम, और इसमें होने वाला क्वेश्चन में सॉल्व करने के वक्त आने वाला कंफ्यूजन। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन में हु लगेगा, किस क्वेश्चन में हुम लगेगा, वहां पर एरर क्या है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते समय हम लोग हु और हुम के क्वेश्चन में जनरली मिस्टेक करते हैं। जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं और अपना मार्क्स कटवा देते हैं। सो आज सिर्फ अगले 10 से 12 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपको हु और हुम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं आपको इस मेथड से सिखाने वाला हूं जिससे कि कभी भी आपका हु एंड हुम का क्वेश्चन अब गलत नहीं होने वाला है। और जहां भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, बैंक का दे रहे हैं, कोई भी आप कंपिटेटिव एग्जाम देंगे, आपका ये क्वेश्चन 100% सही होगा, ये मेरी गारंटी है। बस अगले 10 से 12 मिनट आपको ध्यान से ये वीडियो देखना है कि कैसे हु और हुम के क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। आप जानते हैं, जो लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन का एक टॉपिक होता है जिसमें हम लोग हु और हुम से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कंफ्यूजन आता है सबसे पहले, और कहां पर हम लोग गलती करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मुझे तो आप जानते हैं भाई, नाम मेरा अमनदीप सिंह है और मैं आपको इंग्लिश के लिए गाइड करता हूँ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये इंट्रोडक्शन तो कई बार हमारा हो चुका है, इसलिए आज इंट्रोडक्शन नहीं, आज सीधा काम की बात। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी से एक बार। हमारे सामने सबसे पहले दो क्वेश्चन है, आपको ये दो क्वेश्चन ध्यान से देखना है। इस दो क्वेश्चन में ही इज द मैन, ये ब्लैंक है, कॉल्ड हर, और ही इज द मैन, ब्लैंक है, शी लव्स। इसमें हम लोगों को हु और हुम फिल करना है। इसमें हम लोग को क्या फिल करना है, हु एंड हुम फिल करना है। या तो हु आएगा या तो हुम आएगा। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएं, बच्चे जनरली क्या करते हैं, बच्चे जनरली कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बच्चे ये देखते हैं, या फिर मैं आपको पहले ये बता देता हूँ छोटा सा कि रिलेटिव प्रोनाउन का हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है ना, एकदम हल्का सा, छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। अच्छा, जनरली रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, आप जानते हो ऐसे वर्ड्स जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, ठीक है, विच जैसे वर्ड्स हो गए, या फिर आपके दैट जैसे वर्ड्स हो गए, व्हाट हो गया, है ना, हुज हो गया, या फिर ऑफ विच हो गया। ऐसे वर्ड्स बेसिकली हमारे किस चीज का काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का बेसिक फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है कि किसी सेंटेंस के बीच में आके, किसी सेंटेंस के मिड में आके अपने से जस्ट पहले आए नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है। ये नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है, अपने से जस्ट पहले आए नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है, और इसके बारे में आगे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके बारे में फर्दर आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो अलग अलग केसेस में हम लोग अलग अलग टाइप के रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूं हु और हुम का। तो हु और हुम जो आता है ना, ये हमेशा किस नाउन प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए आता है, ये हमेशा ह्यूमन बींग, HB का मतलब है ह्यूमन बींग। जो नाउन प्रोनाउन ह्यूमन बींग होते हैं, ह्यूमन बींग फॉर्म में, उनको रिलेट करने के लिए आप हमेशा हु एंड हुम का यूज करते हैं, और उसके बारे में आगे आप फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पर आप विच का यूज नहीं कर सकते, दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। बाकी सबका अलग अलग केसेस है, वो अलग बात है। आज हम लोग को हु एंड हुम टारगेट करना है। ठीक है, और हु एंड हुम का कोई क्वेश्चन हमसे जीवन भर गलत ना हो, ये हमारा टारगेट है आज का, और बिल्कुल अचीव होगा, बस ध्यान से सुनते रहो। तो हु एंड हुम हमेशा ह्यूमन बींग को रिलेट करने के लिए आता है। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए वो सारे ह्यूमन बींग को ही रिलेट करने के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि जिस नाउन प्रोनाउन को रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है उसको आप एंटीसीडेंट कहते हो। ठीक है, उसको आप एंटीसीडेंट कहते हो, ये भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका एंटीसीडेंट हमेशा ह्यूमन बींग होगा। तो सब जगह मैंने ह्यूमन बींग को ही लिया है। बस आपको ये देखना है कि हु कब सही होता है और हुम कब सही होता है। आज आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कब हु सही होता है और कब हुम सही होता है, बस ये चेक करना है आज हम लोग को। वापस आते एक बार उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा था मैंने। ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा था आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको कहां पर हु लगेगा, कहां पर हुम लगेगा, ये डिसाइड करना है, कहां पर हु लगेगा, कहां पर हुम। तो जनरली जो बच्चों का टेक्निक होता है वो मेरे को ऐसे बताते हैं, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, कई सारे बच्चों को देखा है, वो ऐसे सॉल्व करते हैं। वो ये देखते हैं ना कि यहाँ पर हु लगेगा कि हुम, आगे वो देखते हैं क्या लिख रखा है, वो आगे देखते हैं क्या लिख रखा है। ठीक है, बड़ा अच्छा टेक्निक लगाते हैं वो ये देखते हैं कि आगे क्या लिख रखा है भाई, है ना। तो वो बताते हैं मुझे कि सर ये जो आगे लिख रखा है ना, कॉल्ड, ये वर्ब है। तो वर्ब लिखा रहता है ना आगे, जब वर्ब लिखा रहता है तो वो कहते हैं हम लोग हु लगाते हैं, ऐसा वो मेरे को बताते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि जब आगे कोई सब्जेक्ट लिख रखा हो या फिर कोई नाउन प्रोनाउन लिख रखा हो, तो हम लोग फिर सर क्या करते हैं, हुम लगाते हैं। और सच बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके सही भी हो गए, बिल्कुल
पहले वाले का आंसर हु ही होगा और दूसरे वाले का आंसर हुम ही होगा, ये सही हो गए। ठीक है, आप एक चीज और गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर जो भी आप हु एंड हुम लगा रहे हो वो किसको रिलेट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है। उसके जस्ट पहले कौन आया है, मैन आया है। किसको रिलेट कर रहा है भाई, ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है। उसके जस्ट पहले कौन आया, मैन आया। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, कौन आएगा, हु हुम आएगा। बाकी दैट का केस, व्हाट का केस अलग है, ऑफ विच, हुज, वो सबका केस अलग है। ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये टेक्निक लगा के मुझे बच्चे बताते हैं, तो मैं फिर उनसे कहता हूं जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओ, जो नीचे लिख रखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिख रखा है भाई, यही टेक्निक से ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, ही वॉज द मैन हु दे डिटरमाइंड शुड बी नेक्स्ट चेयरमैन, शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। ये क्वेश्चन का आंसर मैं जब उनसे पूछता हूं तो वही वाला टेक्निक लगाते हैं। फिर यहाँ पर भी वो ये वाला टेक्निक लगाते हैं, बेचारे हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे यही वाला टेक्निक यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, वो ये देखते हैं कि यहाँ पर भाई रिलेटिव प्रोनाउन हु लिख रखा है, या तो ये हु सही होगा या तो WHOM हुम होगा। अच्छा, ये किसको रिलेट कर रहा है, मैन को रिलेट कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग को रिलेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हु या हुम में से एक आएगा, अब दोनों में से आएगा क्या। फिर वो आगे देखना शुरू करते हैं, आगे देखते हैं भाई यहाँ तो सब्जेक्ट लिख रखा है, सब्जेक्ट लिख रखा है, तो फिर यहाँ पर हु गलत हो जाएगा, क्या आंसर बनना चाहिए, हुम बनना चाहिए। ये बच्चों के अकॉर्डिंग ये आंसर आता है मेरे पास, बच्चों के अकॉर्डिंग हुम आंसर आता है। मैं कहता हूं इसका आंसर क्या होगा, हु होगा। ये लिखा हुआ सेंटेंस बिल्कुल सही था, यहाँ पर हुम आंसर नहीं बनने वाला है भाई। यही डाउट आज आपको क्लियर करके देना है, इसलिए मैंने थंबनेल पे क्या लिखा है, ये गलती सब करते हैं और ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आज के बाद अगर ये वीडियो देख लिया आपने, आज के बाद ये गलती ना आप करोगे ना आपसे होगा, और 100% ये क्वेश्चन सही होगा, ये मेरा गारंटी है। कोई भी क्वेश्चन इंडिया का दुनिया का उठा के बना लेना, हु हुम से रिलेटेड गलती नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बस जो मेथड हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाला है, वो मेथड जिससे कि हु और हुम को आप एकदम चुटकियों में एकदम 100% करेक्ट कर सकते हो। तो वो मेथड क्या है, उस मेथड पर जरा हम लोग बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज और अटैच कर लेता हूँ और आपको वो मेथड समझा देता हूँ, आपको किस मेथड से सॉल्व करना है हु और हुम को। आपको पता है क्या करना है, आपको वर्ब्स को काउंट करना है, आपको वर्ब्स को काउंट करना है। ठीक है, आपको वर्ब्स को काउंट करना है। मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ केस 1 और एक बना देता हूँ केस 2। ठीक है, केस 1 एंड केस 2, दो केस हम लोग देखेंगे। केस 1 में मैं क्या करता हूँ, एक सेंटेंस लेता हूँ। ठीक है, और केस 2 में भी क्या लेता हूँ, एक सेंटेंस। मतलब एज्यूम करो कि आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा है, यहाँ पर आप एज्यूम करो आपके सामने एक सेंटेंस लिख रखा है। पहला केस चलो सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं। कितने, 3, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सपोज करो मेरे पास कितने वर्ब्स हैं, 3। एक वर्ब ये लिख रखा है, एक वर्ब ये लिख रखा है और एक वर्ब ये लिख रखा है। मैं कहता हूं आपको कि भाई इस वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट है, इस वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट है और इस वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट है। सारे वर्ब्स के पास अपना सब्जेक्ट है। अगर सारे वर्ब्स के पास अपना सब्जेक्ट है तो वहां पर आप हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, हुम लगाओगे। हमेशा क्या लगाओगे, हुम लगाओगे हमेशा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ये है कि सपोज करो इस सेंटेंस में भी मेरे पास क्या गिवन है, 3 वर्ब्स गिवन है। सपोज करो 3 वर्ब्स गिवन है। मैंने ये देखा कि पहले वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, दूसरे वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, लेकिन एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ब है जिसके पास अपना सब्जेक्ट मिसिंग है। कोई भी हो सकता है वो, जिसके पास अपना सब्जेक्ट मिसिंग है। उस केस में आप हमेशा आंसर क्या बनाओगे, हु बनाओगे। अगर किसी एक वर्ब के पास भी अपना सब्जेक्ट नहीं है तो आंसर बनेगा WHO हु। अगर सारे वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है तो आंसर बनेगा WHOM हुम। मतलब बस आपको क्या करना है, वर्ब्स को काउंट करना है। वर्ब्स को क्या करना है, वर्ब्स को काउंट करके चेक कर लेना है। बस वर्ब को काउंट करना है, काउंटिंग द वर्ब्स आपको करना है। बस मेथड का नाम रख लो काउंटिंग द वर्ब्स, बस आपको मेथड, आपको वर्ब्स काउंट करने हैं। ठीक है भाई, चलो अब ये भी जो ट्रिक है ये एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया भाई, ये तो एक तरीके से आपके लिए ट्रिकी हो गया ना। ये तो एक तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया, इसलिए मैंने थंबनेल में लिख रखा था आपको ट्रिक से बताऊंगा। हर ट्रिक का कुछ बेसिक होता है, बेसिक आप जान सकते हो, कोई अच्छा बात है, आप जितना नॉलेज लो, बट ये आपके एग्जाम के लिए कोई फायदेमंद नहीं होने वाला है और आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करके निकलना है। सो मैं कहूंगा कि सिर्फ ये मेथड ध्यान रखो, बेसिक हम लोग कभी टाइम निकाल के आपको पूरा बढ़िया से बता देंगे, 1 घंटा क्या इसका बेसिक है भाई। ठीक है, आज अब क्वेश्चन पे वापस, और क्वेश्चन पे वापस आके देखते हैं कि क्या लिख रखा है यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों क्वेश्चन को पहले फिर से सॉल्व करूं एक बार, इन दोनों क्वेश्चन को फिर से मैं अगर एक बार सॉल्व करने का कोशिश करूं अपने मेथड से, अपने मेथड से, ठीक है, अगर मैं अपने मेथड से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूं तो बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा भाई, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी से बताना है। आइए बताओ, हम लोग यहाँ पर हु लगाएं कि हुम लगाएं, उसके लिए वर्ब्स को काउंट करेंगे। जरा बताओ पहला वर्ब मेरे सामने क्या है,
इज, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है, इसका काम यहीं पर हो गया। द मैन, फिर ब्लैंक है, कॉल्ड हर, अगला वर्ब क्या है? कॉल्ड। कॉल्ड का सब्जेक्ट है क्या मेरे पास? भाई कॉल्ड का सब्जेक्ट मेरे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या लगेगा? हु लगेगा तुरंत। और पहला आंसर भी हु ही था। चलो ठीक है, यहाँ पर सर ये सेंटेंस में हु हुम लगाना है। हमने जरा काउंट किया, पहला वर्ब हमारे पास क्या है? पहला वर्ब है हमारे पास इज। सर इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है, इसका काम ही खत्म हो गया। सर अगला वर्ब हमारे पास क्या है? सर द मैन ब्लैंक शी लव्स। सर लव्स भी वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? लव्स का सब्जेक्ट कौन है? शी है। सर दो वर्ब्स थे, दोनों को अपना सब्जेक्ट मिल गया, मतलब आंसर क्या लगेगा? हुम लगेगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो सर ये आंसर तो पहले भी सही हुआ था, लेकिन ध्यान रखना भाई, वो जो मेथड था ना जिसमें तुम सब्जेक्ट और वर्ब करके देख रहे थे, वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है जहां पर दो वर्ब्स हों। ये हकीकत तुमको नहीं पता है, ये हकीकत तुमको नहीं पता है। जहां पर दो ही वर्ब्स हों, दो वर्ब से ज्यादा का केस बनेगा, गलती कर दोगे। और मैंने जो मेथड बताया वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह लगेगा, हर क्वेश्चन पे लगेगा, हर वैरायटी के क्वेश्चन पे लगेगा भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन जो है हमारे सामने लिखा हुआ है, ही वॉज द मैन हु दे डिटरमाइंड शुड बी द चेयरमैन। ठीक, अब हम लोग शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन। अब हम लोग को समझना है कि यहाँ पर हु लगेगा कि हुम लगेगा। एक तो हु लिख रखा है, किसको रिलेट करने के लिए? मैन को रिलेट करने के लिए, ह्यूमन बींग है, तो भाई या तो हु आएगा या तो हुम आएगा, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। हमने काउंटिंग द वर्ब मेथड सीखा भाई, काउंटिंग द वर्ब अप्लाई कर देते हैं। हमारे सामने लिख रखा है वॉज, पहला वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। आगे हमने पढ़ा था मैन हु दे डिटरमाइंड, भाई डिटरमाइंड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? भाई दे। फिर आगे क्या लिख रखा है? शुड बी, है ना? शुड बी, शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, बी मेन वर्ब है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आप शुड बी को अलग अलग मत पढ़िए, शुड और बी मिला के ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होता है। सर ऐसा क्यों होता है? समझो बात को ध्यान से। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब एक ही वर्ब क्यों होता है? मैं आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेके। भाई यहाँ पर हमारा जो ये छोटा सा एग्जांपल ही इज गोइंग देयर लिख रखा है, अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी है, गोइंग मेन है, ठीक है, और देयर वैसे एडवर्ब है आपका, बट उसको साइड कर दो, अभी उसको नहीं देखना। अच्छा, यहाँ पर इज और गोइंग देखने में तो दो वर्ब्स हैं, एक ऑक्सिलरी एक मेन है, बट है एक ही। क्यों? क्योंकि वो कॉमन सब्जेक्ट ही के लिए काम कर रहे हैं, ये ही के लिए है इज गोइंग पूरा। ठीक है, तो जब वो कॉमन सब्जेक्ट ही के लिए काम कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब और मिला के, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिला के एक ही वर्ब होता है, लॉजिकल रहना है हमेशा। तो इसको दो वर्ब मत काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप काउंटिंग द वर्ब मेथड में गलत कर दोगे। ये एक ही वर्ब है, ठीक है भाई, ये एक ही वर्ब है। अब यहाँ से तुमको देखना है ध्यान से कि भाई वॉज एक वर्ब था जिसका सब्जेक्ट ही बन गया, डिटरमाइंड का सब्जेक्ट दे बन गया, शुड बी का सब्जेक्ट फिर कहाँ है? शुड बी का सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? हमारा आंसर हु ही होगा। अगर आप यहाँ पर हुम कर दिए, अगर यहाँ पर आप गलती से भी हुम कर दिए इस दे को देख के, जो आप गलती करके आते हो भाई, आगे सब्जेक्ट लिख रखा है तो हुम लगेगा, लगा लो हुम। लगा क्या? नहीं लगेगा भाई, ध्यान रखना इस बात को, क्या लगेगा? हु लगेगा, हुम गलत हो जाएगा। लिखा हुआ सेंटेंस ही क्या था? सही था, लिखा हुआ सेंटेंस ही सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, आप अगर बोलोगे कि सर ऐसा होता क्यों है, ये सर हु और हुम में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अगर आपको समझा दूं, हल्का सा जानकारी दे दूं, तो ये जो हु होता है ना दोस्त, ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है। ये जो हुम होता है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह जैसे कि आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। जैसे वी सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ठीक उसी तरह हु सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट हुम होता है। अब भाई हमने जो ये ट्रिक सीखा था अभी आगे, हमने जो ये ट्रिक सीखा है आगे, अगर हम लोग उस ट्रिक पे आए तो ध्यान से देखना जरा कि यहाँ पर हमने सीखा कि अगर वर्ब के पास, यहाँ पर देखो पहले, अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट होना कंपलसरी पार्ट होता है सेंटेंस में। इसलिए हमने आंसर किसको बनाया? हु को बनाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करेगा उस वर्ब के लिए। लेकिन अगर सारे वर्ब के पास सब्जेक्ट है, इसके पास भी सब्जेक्ट है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सब्जेक्ट का तो फिर जरूरत नहीं है। फिर किसका जरूरत होगा? ऑब्वियसली प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनते हैं या तो ऑब्जेक्ट बनते हैं। जहां पर सब्जेक्ट नहीं है वहां सब्जेक्ट बनेगा, और जहां पर सारे सब्जेक्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट बन के आएगा। दैट्स वाई हमने वहां पर क्या लगाया भाई? दैट्स वाई हमने वहां पर हुम लगाया। ये ट्रिक कहीं ना कहीं बेस से ही निकला है। बेस बताने में टाइम जाएगा, इसलिए मैंने आपको बेस नहीं बताया, डायरेक्ट ट्रिक बताया। आपका भी टाइम बचेगा, आप भी खुश, मैं भी खुश। ठीक है, आते हैं भाई अगले क्वेश्चंस को। और ये सब क्वेश्चंस अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखना है जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, इनका आंसर देखो एक बार ध्यान से।
चलो देखो इनके आंसर्स क्या होंगे, एक बार ध्यान से देखो। लिखा हुआ है ही इज द मैन हु या फिर whom आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। वही ट्रिक से इस क्वेश्चन को सही करना है, वही ट्रिक से इस क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। अब हु हुम किसको रिलेट कर रहा है, मैन को। मैन के लिए तो भाई हु और हुम ही आएगा। अब दोनों में से क्या आएगा ये देख लेते हैं, क्योंकि मैन ह्यूमन बीइंग है ना, तो हु और हुम ही आएगा। दोनों में से क्या आएगा देख लेते हैं। इस वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही हो गया। अच्छा नो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। आगे वर्ब क्या है, हैज और हेल्प। हैज और हेल्प मिला के कितना वर्ब हुआ, एक ही वर्ब हुआ। हैज और हेल्प मिला के कितना वर्ब हुआ, एक ही वर्ब हुआ। अभी अभी आपको सिखाया ऑक्सिलरी और मेन वर्ब एक ही वर्ब होता है। इसका सब्जेक्ट फिर कहाँ है, इसका सब्जेक्ट तो सर नहीं है। आंसर क्या बनेगा, हु हुम नहीं बनेगा। सेकंड्स में आंसर आएगा और एकदम सटीक आएगा और सही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रखा है द गर्ल्स हुम या फिर हु वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम आर प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। भाई इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन में क्या है, गर्ल्स को रिलेट करने के लिए हमने हु और हुम का यूज किया है, जो कि ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हु या हुम ही आएगा। लेकिन दोनों में से आएगा क्या। अब हमने वर्ब्स को काउंट करना शुरू किया, तो गर्ल्स हु या फिर हुम वी हैव सेलेक्टेड, तो हैव सेलेक्टेड एक वर्ब हुआ है जिसका सब्जेक्ट क्या बन चुका है, ही बन चुका है, वी बन चुका है सॉरी। इन आर टीम फिर अगला वर्ब क्या है, आर प्लेइंग। सर आर प्लेइंग का सब्जेक्ट कौन है, आर प्लेइंग का सब्जेक्ट कौन है भाई, मैं कहता हूं आर प्लेइंग का सब्जेक्ट है गर्ल्स। अब हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि आर प्लेइंग का सब्जेक्ट सर गर्ल्स कैसे है, जरा ध्यान से समझना। कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट सेंटेंस में बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ आ जाए ना, कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में जस्ट एकदम सब्जेक्ट के साथ ही आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन, तो वहां पर होता क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन तो अगर आएगा तो वो तो साथ में अपने इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हुए आएगा, ये पूरा उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। तुम ध्यान से देखो यहाँ पर जो लिख रखा है द गर्ल्स हु या फिर हुम वी हैव सेलेक्टेड इन आवर टीम, ये पूरा क्या है, ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन और उसका इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो तुमने सब्जेक्ट लगाया था गर्ल्स, इसका वर्ब तो तुमने जरूर लगाया होगा, तो इसका वर्ब ऑटोमेटिक, इसका जो वर्ब है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आर प्लेइंग। तो ये आर प्लेइंग का फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, इस आर प्लेइंग का सब्जेक्ट हो गई गर्ल्स, क्योंकि भाई रिलेटिव प्रोनाउन का इन्फॉर्मेशन आने के कारण ये गर्ल्स और उसका वर्ब सेपरेट हो गया था। तो गर्ल्स सब्जेक्ट का वर्ब क्या हो गया, आर प्लेइंग। हैव सेलेक्टेड का सब्जेक्ट कौन हो गया, वी। दो ही वर्ब थे, दोनों के पास अपने सब्जेक्ट हैं। आंसर क्या बनेगा, हुम। हु क्या हो जाएगा, गलत। सिंपल हो गया भाई, सिंपल हो गया एकदम। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर अगला क्वेश्चन लिख रखा है ही इज द पर्सन हु या फिर whom everyone thought has stolen the purse। ठीक है, तो बात को जरा ध्यान से समझना है कि भाई हु और whom किसको रिलेट कर रहा है, पर्सन को। पर्सन है ह्यूमन बीइंग, या तो हु आएगा या तो whom आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, हमको वर्ब्स को काउंट करके पता लगाना पड़ेगा कि सर हु आएगा कि whom आएगा। तो हमने वर्ब्स को काउंट करना शुरू किया। सर यहाँ पर लिख रखा है इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। आगे पढ़ा द पर्सन हु हुम एवरीवन थॉट, सर थॉट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, एवरीवन। थिंक का V2 थॉट होता है। अच्छा फिर क्या लिख रखा है सर, हैज स्टोलन, इस वर्ब का सब्जेक्ट फिर कहाँ गया सर, इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। आंसर क्या बनेगा, हु बन जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या बनेगा, हु बन जाएगा। सिंपल है, कितना सिंपल है। आगे लिख रखा है ही सॉ अ जेंटलमैन हु या फिर whom he presumed to be the director and told him about Helen। हु और हुम से हम लोग को आंसर सेलेक्ट करना है भाई। हु और हुम किसके लिए आया, जेंटलमैन। जेंटलमैन तो ह्यूमन बीइंग ही है, या तो हु आएगा या तो हुम आएगा, लेकिन दोनों में से आएगा क्या। पहला वर्ब क्या लिख रखा है, सॉ का सब्जेक्ट कौन है, सॉ का सब्जेक्ट ही है। आगे क्या लिख रखा है भाई, अ जेंटलमैन हु या फिर हुम ही प्रेज्यूम्ड। प्रेज्यूम्ड मतलब वो एज्यूम किया, ऐसा माना, ठीक है, कि उसको लगा कि वही डायरेक्टर है। प्रेज्यूम्ड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है, यहीं पर खत्म हो गया। प्रिज्यूम टू बी, ठीक है, प्रिज्यूम टू बी द डायरेक्टर। फिर अगला वर्ब क्या है, एंड टोल्ड। अच्छा अब ये टोल्ड, सर ये टोल्ड का कहानी क्या है। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि टोल्ड का सब्जेक्ट कहाँ है भाई। हम तुमको बोलते हैं टोल्ड का सब्जेक्ट ही है, तुम बोलोगे सर क्यों। ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है ही प्रिज्यूम्ड टू बी द डायरेक्टर एंड टोल्ड हिम अबाउट हेलन। तो ही ने ही यहाँ पर प्रिज्यूम्ड किया है और ही ने ही टोल्ड किया है। क्यों, क्योंकि एंड से बात अटैच, एंड से बात अटैच है, तो प्रिज्यूम्ड और टोल्ड दोनों का सब्जेक्ट कौन है, ही है। जैसे ऐसे समझो, आई कैन एंड आई विल डू दिस। आई कैन एंड आई विल डू दिस, मान लो ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो यहां पर जो आई है वो तो कॉमन सब्जेक्ट है दोनों जगह। जो आई है यहाँ पर भाई कॉमन सब्जेक्ट है दोनों जगह। जब ये दोनों जगह कॉमन सब्जेक्ट है तो आई को कॉमन निकाल के एक ही बार लिख लो, आई। फिर लिख लो साथ में कैन, और फिर साथ में ऐड करके क्या लिख लो, विल लिख लो, और आगे लिख दो डू दिस। इससे तुमको क्या समझ में आया कि जब सब्जेक्ट कॉमन हो तो वर्ब को एंड से जोड़ लिया जाता है। जब दो वर्ब एंड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब उसका सब्जेक्ट कॉमन है, आई।
वैसे यहाँ पर दो वर्ब्स ही, प्रिज्यूम्ड किया और एक क्या किया, टोल्ड किया। तो प्रिज्यूम्ड भी कौन किया, ही, और टोल्ड भी कौन किया, ही, क्योंकि एंड से दोनों जोड़ रखे। तो भाई प्रिज्यूम्ड और एंड दोनों का सब्जेक्ट कौन हो गया, सॉरी प्रिज्यूम्ड और टोल्ड दोनों का सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। उसके अलावा तो यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है, तो इनका काम खत्म हो गया। अच्छा, 100 का सब्जेक्ट कौन हो गया था, ही। इसका भी काम ही पर खत्म हो गया था। मतलब कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है, सबके पास अपना सब्जेक्ट है। आंसर क्या बनेगा, whom। कितना भी अच्छा क्वेश्चन निकाल लो, बस तुम मेरा ट्रिक याद रखो यार, आराम से बनेगा। क्या आंसर हो जाएगा, हु हो जाएगा आराम से। डन है, एकदम बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिख रखा है, द पर्सन हु या फिर whom दे आर रेफरिंग टू इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। फिर वही वाला क्वेश्चन है, देखो हु और whom लगाना है पर्सन के लिए। पर्सन तो है भाई ह्यूमन बीइंग, तो हु और whom ही आएगा। वर्ब्स को काउंट करेगा, द पर्सन हु whom दे आर रेफरिंग। आर रेफरिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, दे। आगे क्या लिख रखा है, टू। इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। अगला वर्ब क्या है, इज। अच्छा, आर रेफरिंग का सब्जेक्ट हो गया दे, इसका सब्जेक्ट कौन होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेंटेंस में जस्ट अगर सब्जेक्ट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो जो पहला सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब कहीं आगे चला जाता है, उसका वर्ब कहीं आगे चला जाता है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो अपनी इंफॉर्मेशन के साथ आएगा, और यहाँ तक पूरा उसका इंफॉर्मेशन है कि हु whom दे आर रेफरिंग टू, जिसको वो रेफर कर रहे थे, इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। तो द पर्सन इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया ना। एक्चुअल में बात क्या है, द पर्सन इज नन अदर देन माई क्लोज फ्रेंड। कौन सा पर्सन, हु दे आर रेफरिंग टू, जिसको वो लोग रेफर कर रहे थे। तो ऐसे होता है, आप ऐसे करके बिल्कुल क्वेश्चन में क्या चीज है क्या चीज नहीं, इसको एकदम डिफरेंस करके देखा करो। तो अब भाई इस का सब्जेक्ट हो गया पर्सन, आर रेफरिंग का सब्जेक्ट हो गया दे, और तो कोई वर्ब है नहीं भाई। तो आंसर क्या बनेगा फिर, सारे वर्ब्स के पास अपना सब्जेक्ट है ना, इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है, आर रेफरिंग के पास भी अपना सब्जेक्ट है, तो आंसर whom लगेगा, whom ही लगेगा। बढ़िया हो गया, चलो आगे आ जाओ। द बॉय हु या फिर whom यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। जिस बॉय को तुम वहां पर देख रहे हो, ठीक है भाई, द बॉय हु या फिर whom यू सी देयर। देखो जल्दी से सही करो, सी वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यू है। देयर, ठीक है, सी देयर। सो हु या whom यू सी देयर, ये पूरा रिलेटिव प्रोनाउन वाला इंफॉर्मेशन हो गया। फिर यहाँ से बात शुरू हुआ वर्ब से मेड, तो इस मेड का सब्जेक्ट फिर कौन होने वाला है, बॉय होने वाला है। ठीक है भाई, द बॉय मेड द टॉप स्कोर। कौन सा बॉय, whom यू सी देयर, जिसको तुम वहां देख रहे हो, उसी लड़के ने स्कोर मेड किया था, टॉप स्कोर मेड किया था। ठीक है, तो मेड का सब्जेक्ट कौन हो गया, बॉय हो गया भाई। ठीक, अच्छा, ये सी वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, यू हो गया। आगे तो कोई और वर्ब है नहीं, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, whom बनेगा। आंसर क्या बनेगा, whom, क्योंकि सबके पास अपना सब्जेक्ट तो है ही है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरियस एम्प्लॉइज whom या फिर who we met echoed the sentiments expressed by the CEO of the company। एम्प्लॉय के लिए लगाना है who या फिर whom, भाई लिविंग थिंग है तो, और ह्यूमन बीइंग है तो who या whom ही आएगा। चेक करते हैं भाई, वेरियस एम्प्लॉइज who या फिर whom we met। पहला वर्ब है आपका met, और met का सब्जेक्ट कौन है, we है। अगला वर्ब क्या लिख रखा है, इकोड। इकोड में ईडी लिख रखा है भाई, गूंज रहा था, ये भी तो वर्ब है। ठीक है, इकोड द सेंटीमेंट्स, इकोड द सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द, इकोड द सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस्ड बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो ये इकोड वर्ब का फिर सब्जेक्ट कौन है, इस इकोड वर्ब का सब्जेक्ट फिर कौन हो गया, इस इकोड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया वेरियस एम्प्लॉइज। मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो अपना इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो ये जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का जो शुरुआत कर रहा है, इसका वर्ब कहीं आगे चला जाता है। तो इकोड कौन कर रहे थे, एम्प्लॉइज। वेरियस एम्प्लॉइज इकोड द सेंटीमेंट्स। कौन से सेंटीमेंट्स, वो सेंटीमेंट्स जो एक्सप्रेस किए गए किसके द्वारा, सीईओ के द्वारा। तो सीईओ ने इसको एक्सप्रेस किया इन सेंटीमेंट्स को। ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इकोड वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, वेरियस एम्प्लॉइज। मेट का सब्जेक्ट कौन हो गया, वी, और कोई वर्ब है नहीं। जब सारे वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, आंसर क्या लगेगा, WHOM, whom लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है आप लोगों को। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है मेरे को। फिर मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके आंसर्स आपको बता दूंगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करना है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर हु और whom पर बेस्ड। आई होप अब आपको हु और whom कर सेलेक्ट करने में कभी गलती नहीं होगा, और इस मेथड से बनाओगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।